हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस मित्रा। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 31 में ताराबाई के बारे में जानेंगे। ताराबाई, इसके पहले हमने राजा राम जी के बारे में देखा था। आज हम ताराबाई के बारे में जानेंगे, जिनका कार्यकाल 1700 से लेकर 1717 तक रहेगा। अब जानते हैं इनके बारे में। देखो, जब क्या होता है ना, जब राजा राम चल बसते हैं, भाई उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी जो विधवा रहती है, ये तो भाई चल बसे। 1700 में, पिछले वीडियो में हमने बताया, 1700 में सूरत में ये चल बसते हैं। अब इनको जो विधवा रहती है ताराबाई, ये इनकी विधवा रहती है ताराबाई, और इनका एक पुत्र रहता है शिवाजी द्वितीय। ये वो शिवाजी नहीं है जिनके बारे में आप जानते हैं। उनकी मृत्यु 1680 में हो चुकी है। ये शिवाजी द्वितीय हैं। शिवाजी द्वितीय हैं। ये भैया अभी इनके सोचने समझने की शक्ति नहीं है, मतलब ये अल्प वयस्क हैं, ये भी छोटे हैं। गोली खेलने की उम्र है इनकी, हाँ, गिल्ली डंडा खेलने की उम्र है। ये अब छत्रपति बनने जा रहे हैं। इनका नाम है शिवाजी द्वितीय। अब जब कोई रह नहीं गया तो ताराबाई अपने अल्पवयस्क, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें, अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय के साथ छत्रपति की गद्दी पर बैठती हैं। मतलब बैठाती हैं शिवाजी द्वितीय को, लेकिन उनकी संरक्षिका बनकर खुद रहती हैं। मतलब कार्यभार को संभालने की, नाम छोटा बच्चा बैठा है, बस वो देखता रहेगा, काम ये करेंगी। कि महिला थी, ये बैठ नहीं सकती थी। तो जो राजा राम के समय जितने भी मराठा सरदार थे ना, उनका बहुत सहयोग राजा राम को प्राप्त हुआ, तो ताराबाई को भी प्राप्त होगा। ताराबाई के समय धनाजी यादव, ये जल सेनापति थे। जल सेनापति, राइटिंग मेरी ख़राब है तो भी बातों पे ध्यान दीजिएगा। और कान्होजी अंगरिया, ये जल सेनापति थे। कान्होजी अंगरिया जल सेनापति थे, और ये धनाजी यादव ये थल सेनापति थे। हो जाती है गलतियाँ, ये थल सेनापति थे ताराबाई के समय। देखो, ताराबाई मतलब भले महिला थी, लेकिन इनका नेतृत्व बड़ा कमाल का था। मतलब काफ़ी योग्य शासिका थी। इन्होंने क्या किया, 1701 में जो औरंगजेब ने कब्जा कर लिया था रायगढ़, जो इनकी पहली राजधानी, पहला केंद्र था, उस पर अधिकार कर लिया। 1702 में पुणे पर और विशालगढ़ पर, और 1703 में पुणे पर अधिकार कर लिया। और जो जितने धन लूटे थे मुगलों ने, जितने किले लूटे थे, जितने किलों पर कब्जा कर लिया, बोली बेटा अब दे दो वापस तुम। ताराबाई जी ले लेती हैं, मतलब उनको अपने कब्ज़े में ले लेती हैं। सब जितने किले उले रहते हैं सब अपने कब्ज़े में, अपनी राजधानी अपने कंट्रोल में, मतलब एकदम तहलका मचा दे देती हैं। फिर वो समय आता है, औरंगजेब भाई बुढ़ऊ मर जाते हैं। अरे कितना दिन जिएंगे। 1707 में ये चल बसते हैं। 1707 में ये चल बसते हैं। इधर ताराबाई जी तहलका मचा रहे हैं। अब क्या होता है, अब औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के बाद जो मुग़ल दरबार में एक ईरानी सरदार था, जुल्फ़िकार खां, जुल्फ़ी बड़ी नहीं थी इसका नाम ही था जुल्फ़िकार खां। इसके परामर्श पर आज़म शाह नया बनता है। आज़म शाह ने शाहू को मुग़ल कैद से मुक्त कर दिया। अब इतना दयावान क्यों हो गया, इसने मुग़ल कैद से इसको क्यों मुक्त कर दिया? इसके पीछे भी एक कारण है। कारण ये है कि इसने सोचा, इन्होंने रणनीति क्या बनाई कि भैया इनको मुक्त कर देते हैं, अब ये जाएंगे अपनी चाची ताराबाई से लड़ेंगे कि मुझे मेरी गद्दी दो। चाची मना करेंगी, ना बेटा, इतना दिन से हमने राज किया है, हमने संभाला है, सब कुछ हमने वापस कंट्रोल में लिया है, अब गद्दी हमारे पुत्र की है, शिवाजी द्वितीय की, तुम कैसे बैठोगे? यही सोच के कि भेजा। इन दोनों में अभी लड़ाइयाँ होंगी, युद्ध छिड़ेगा, फिर फ़ायदा हमारा होगा, ये सोचकर छोड़ दिए कि जाओ साहू
हमने तुम्हें आज़ाद कर दिया, तुमने बहुत सज़ा काट ली। अब साहू भैया जाते हैं, साहू जाते हैं अपनी चाची ताराबाई, चाची गद्दी दो हमारी। अब भैया चाची मना कर देती हैं, साहू हाथ से आ जाते हैं कि गद्दी तो हमें चाहिए, तुम गद्दी काहे नहीं दे रही हो। अब गद्दी देने से चाची मना कर दी, ताराबाई चाची इनकी रहती हैं, मना कर देती हैं, नहीं गद्दी तो नहीं देंगे हम, गद्दी तो नहीं देंगे। तो बोलते हैं ठीक है गद्दी मत दो। अब क्या करते हैं ये, गद्दी ना मिलने पर तो ये निराश हो जाते हैं। तो उन्हीं में से एक धनाजी यादव हैं जो इनके थल सेनापति थे। इनका ही एक सेनापति बालाजी विश्वनाथ रहता है। इसका समर्थन साहू को प्राप्त होता है कि साहू भैया परेशान मत हो, गद्दी तो हम लोग ले लेंगे, टेंशन ना लो, गद्दी हम लोग लेंगे। ये सोचकर हाँ ठीक है चलो। अब बालाजी विश्वनाथ इनका समर्थन करते हैं। अब बोलते हैं हमें किसी को एक ताराबाई के क्लोज को मिलाना पड़ेगा, नहीं तो गद्दी मिलेगी नहीं। तो ये जाते हैं धनाजी यादव के पास कि आओ हमारा समर्थन कर दो, फ़ायदा तुम्हारा होगा बाद में जब साहू बन जाएंगे छत्रपति। तो धनाजी यादव कहते हैं ठीक है चलो तुम्हारा समर्थन करते हैं। ये दोनों समर्थन कर देते हैं। फिर भीमा नदी के किनारे खेड़ नामक, खेड़ कहो या खेर कहो, खीरा मत कहना, बस खेड़ या खेर नामक स्थान पर ताराबाई को पराजित कर देते हैं। पराजित कर सतारा के गद्दी पर बैठ जाते हैं, सतारा की गद्दी पर बैठ जाते हैं। मतलब 1708 में साहू अपना राज्याभिषेक सतारा की गद्दी पर कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो ताराबाई थी वो पराजित हो जाती हैं, तो वो भाग जाती हैं। भाग मतलब वहाँ से अब छोड़ना ही पड़ेगा उनको। वो छोड़ के चली जाती हैं कोल्हापुर। कहाँ? कोल्हापुर। आप लोग मत जाइएगा, एक कोल्हापुर चली जाती हैं। अब मराठा साम्राज्य दो गुटों में बढ़ जाता है। पहला सतारा गुट, ये गुट है सतारा गुट। इसका ये मतलब एक कहा जाए कि मराठों का वास्तविक गुट यही है, सतारा गुट ही वास्तविक गुट है, जिसका छत्रपति कौन रहता है? साहू। और दूसरा कौन सा? कोल्हापुर गुट। इसका कौन रहता है? ताराबाई जो भाग के गई हैं, इनका बेटा शिवाजी द्वितीय इस गुट का छत्रपति रहता है। कुछ समय बाद 1714 में गद्दी के लिए, आज भी राजनीति के लिए लड़ाइयाँ होती हैं, पहले भी होती थी। 1714 में राजा राम की दूसरी पत्नी, शादी भी इन लोग इतना कर लेते थे कि लड़ाइयाँ होती रहती थी, राजसबाई का पुत्र एक था जिसका नाम था संभाजी द्वितीय। ये भैया क्या करते हैं? शिवाजी द्वितीय को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार कर खुद कोल्हापुर की गद्दी पर बैठ जाते हैं और स्वयं को छत्रपति नियुक्त कर देते हैं कोल्हापुर गद्दी की। ये तो थी हमारी ताराबाई की स्टोरी। ताराबाई की योग्य शासिका थी, वास्तव में एक योग्य शासिका थी क्योंकि उन्होंने जो मराठा साम्राज्य जो पतन हो रहा था, उन्होंने मतलब 1701 में रायगढ़, 1702 में विशालगढ़, फिर 1703 में पूना, फिर मुगलों द्वारा जितना भी जीता गया था सब अपने कब्ज़ों में उसने वापस ले लिया। एक महिला होने के बाद भी एक योग्य शासिका थी। लेकिन वही है, जब उधर से जब मुगलों द्वारा जब साहू को छोड़ा जाता है इसी उद्देश्य से कि जाओ तुम लड़ो, जिससे क्या होगा, ताराबाई साहब से ऐसा मतलब मराठों का उत्थान कर रही थी, लगातार अपने प्रदेश वापस ले रही थी, इससे मुग़ल भयभीत हो गए थे। जिससे क्या होता है, उन्होंने इस उद्देश्य से छोड़ा, साहू जाएंगे अपनी गद्दी की मांग करेंगे और जिससे उन लोगों में फूट पैदा होगा, और जब फूट पैदा होगा तो लड़ाई होगी, आपस में लड़ेंगे, इससे हमारा फ़ायदा होगा। और यही होता है कि जब साहू जाते हैं, ताराबाई से अपनी चाची से गद्दी मांगते हैं, इससे जब वो गद्दी मांगते हैं तो वो निराश हो जाते हैं, मतलब गद्दी देने से मना कर देती हैं, जिससे साहू निराश हो जाता है और ये सोचता है गद्दी मुझे कैसे मिले। तो उसी क्रम में उसी में एक बालाजी विश्वनाथ रहता है जो धनाजी यादव का ही सेनापति रहता है, उसके अंडर में ही कार्य करता है। वो मौका देखता है और
बोलता है ठीक है साहू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब साहू भी बोलते हैं ठीक है, गद्दी दिलाने में मदद करो। तो धनाजी यादव को भी मिला लेता है अपने में, और फिर खेड़ नामक स्थान पर युद्ध होता है, जिसमें ताराबाई पराजित हो जाती हैं और उनको भागकर कोल्हापुर जाना पड़ता है। और सतारा की गद्दी पर साहू अपना राज्याभिषेक कराते हैं, और कोल्हापुर की गद्दी पर शिवाजी द्वितीय, जो ताराबाई का अल्पवयस्क पुत्र था, वो राज्याभिषेक कराता है। ये थी कहानी हमारी ताराबाई की। अब अगले पार्ट में हम साहू जी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।